अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 142। आज दिन है 28 सितंबर, सोमवार, और ये ब्रॉडकास्ट आज हो रहा है चेन्नई से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। दोस्तों, आज की शुरुआत करता हूं मैं एक छोटी सी कविता से, जो रश्मि पूनिया, जो हमारी जो रेगुलर सुनती हैं हमें, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोरोना वायरस पॉजिटिव की पीड़ित थी, उसके बाद वापस उनको दोबारा से ये दिक्कत शुरू हुई है और काफ़ी परेशान थी, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है और कविता का शीर्षक है बेटी। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ रश्मि जी की इस कविता को। ध्यान से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है ये कविता भी आपको पसंद आएगी। माता पिता के जीवन का सार है बेटी, अंतर मन में खुशियों की बौछार है बेटी, परिवार में सावन के महासी फुहार है बेटी, तभी तो भावनाओं का संसार है बेटी। पिता की चौखट का सत्कार है बेटी, त्याग और बलिदान का सच्चा नाम है बेटी, परिवार का सौभाग्य और सम्मान है बेटी, समाजोत्थान का यज्ञ आहुति सी है बेटी, ईश्वर द्वारा विशेष उपहार है बेटी। खारे आंसुओं में भी मीठी मिठास है बेटी, जन्मों के आवागमन से मोक्ष का नाम है बेटी, कभी माँ, कभी बहन और कभी दुर्गा है बेटी। फिर क्यों अक्सर हमसे ये सवाल पूछती है बेटी, क्यों फिर कोख में ही मारी जाती है बेटी, राह चलते दरिंदों से क्यों हारी जाती है बेटी, क्यों तुतलाती उम्र में ही लुट जाती है बेटी, क्यों रोज अखबारों की सुर्खियां बन जाती है बेटी, क्यों दहेज दावानल में झोंकी जाती है बेटी, किसे दोष दें, कदाचित हम ही से संभाली नहीं जा रही है बेटी, कहें समाज क्यों निर्भया से दामनी नहीं बन जाती है बेटी, कहें समाज क्यों निर्भया से दामनी नहीं बन जाती है बेटी। दोस्तों, ये थी रश्मि जी की कविता, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता बहुत ही सुंदर लिखी थी और बेटी के बारे में थी, और आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को लेकर चलता हूं आगे, और एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 142। और ये प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ चेन्नई, तमिलनाडु से। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बात जो हमारी सुनने वाली है शारदा अग्रवाल, उन्होंने भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि यह बात भी आपको पसंद आएगी। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस बात की। एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई कि ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा क्या करते हैं कि इनको एक फिल्म के लिए 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी ये चर्चा चली थी कि जब वह इंजीनियरिंग का टॉपर था तो फिर उसने फिल्म का क्षेत्र क्यों चुना था। जिस देश में शीर्षत वैज्ञानिक, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्राध्यापकों, अधिकारियों इत्यादि को मिलकर प्रति वर्ष 10 लाख से 20 लाख रुपये मिलता है, जिस देश के राष्ट्रपति की कमाई प्रतिवर्ष 1 करोड़ से कम ही हो, उस देश में एक फिल्म अभिनेता प्रतिवर्ष 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। आखिर ऐसा क्या करता है वो? आखिर वह ऐसा क्या करता है कि उसकी कमाई एक शीर्षस्थ वैज्ञानिक से सैकड़ों गुना अधिक होती है? आज 3 क्षेत्रों में सबको मोह है: सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा सीमा से अधिक है। ये 3 आधुनिक क्षेत्र युवाओं के आदर्श हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, राजनीति में गुंडागर्दी, इन सब के पीछे धन मुख्य कारक है, और यह धन हम ही उन तक पहुंचाते हैं। हम ही अपना धन फूंककर अपनी हानि कर रहे हैं। यह मूर्खता एक पराकाष्ठा है।
70-80 वर्ष पहले प्रसिद्ध अभिनेताओं को सामान्य वेतन मिलता था। 30 वर्ष पहले उनके लिए कमाई बहुत अधिक नहीं थी। 30-40 वर्ष पहले तक क्रिकेटरों ने भी भाव नीचे ही थे। 30-40 वर्ष पहले तक राजनीति इतनी पंकिल नहीं थी। धीरे धीरे ये हमें लूटने में लगे रहे और हम शौक से खुशी खुशी लूटते रहे। हम लूटते रहे और ये लूटते रहे। हम इन माफियाओं के चंगुल में फंसते रहे और अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बर्बाद करते रहे। 50 वर्ष पहले तक भी फिल्में इतनी अश्लील नहीं बनती थी। क्रिकेटर और नेता इतने अहंकारी नहीं थे। आज तो ये भगवान बन बैठे हैं। अब आवश्यकता है इनको सर पर से उठाकर पटक देने की, ताकि ये अपनी हैसियत को समझे। दोस्तों, वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन मिन एक बार भारत आए थे और भारतीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं। इन लोगों ने कहा, हम लोग राजनीति करते हैं। उन्होंने फिर पूछा, राजनीति तो करते हो, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं। इन लोगों ने फिर कहा, हम लोग राजनीति करते हैं। हो ची मिन बोले, राजनीति तो मैं भी करता हूं, लेकिन मैं एक किसान हूं, खेती करता हूं। खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करता हूं। दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए अपना दायित्व निभाता हूं। स्पष्ट है कि भारतीय नेताओं के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका राजनीति है। आज यह संख्या करोड़ों में है। कुछ महीना पहले ही जब कोरोना से यूरोप तबाह हो रहा था, डॉक्टरों को महीना से थोड़ा भी अवकाश नहीं मिल रहा था। पुर्तगाल के एक डॉक्टर ने खिजलाकर कहा, रोनाल्डो के पास जाओ ना, जिसे तुम करोड़ों डॉलर देते हो। मैं तो कुछ हजार डॉलर ही पाती हूं। मेरा दृढ़ विचार है कि जिस देश में युवा छात्रों का आदर्श वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षा छात्री आदि न होकर उपरोक्त लोग होंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक उन्नति भली ही हो जाए, लेकिन देश की उन्नति नहीं होगी। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ जाता है, देश की समुचित प्रगति नहीं होती। धीरे धीरे देश में भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहती है। ईमानदार लोग हाशिए पर चले जाएंगे और राष्ट्रवादी कठिन जीवन जीने को अभिशप्त होंगे। दोस्तों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानस, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और अब मैं आपको जल्दी से एक छोटी सी कविता सुनाता हूं और उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी होती है हमारी एक कहानी के रूप में, और उस कहानी के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुनेगा ये छोटी सी कविता। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूं कि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती, मुझे गद्दारी नहीं आती। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कविता। और अब मैं आपको इस कार्यक्रम का आखिरी चरण जो होता है वो कहानी के रूप में होता है, और मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक बार फिर आपके अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 142। और आज दिन है सोमवार 28 सितंबर, आखिरी चरण कहानी के रूप में, और कहानी का शीर्षक है अटल विश्वास। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ।
एक दूसरे मित्र ने कहा, तू काली माँ जी की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर के अंदर उसने संभाल कर रख दी। दोस्तों, उसके बाद कई दिन हुए, उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी के लिए जलाता हूं, उसे तो श्री कृष्ण जी सूंघते ही होंगे। ऐसा करता हूं कि श्री कृष्ण जी का मुंह बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया कि भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक भावना है। वो कहते हैं ना कि जाकी रखी भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम राम जी, ईश्वर टूटी हुई चीज से बहुत सुंदरता से काम लेते हैं, और बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, और मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, और फसल टूटती है तो अनाज बीज बनता है, और बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। इसलिए जब भी अपने को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर हमारा उपयोग बेहतर करना चाहते हैं। आपके आने वाले दिन और जीवन बेहतर बीतें, ये दुआ है हमारी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी हैं टीना बाफना ने, जो हमारे प्रोग्राम को रोज़ सुनती हैं और उसके बाद अपने कमेंट्स भी देती हैं। तो टीना जी की ये एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद करूँगा इस कार्यक्रम का समापन। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तकलीफें सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वो विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम हैं। आए चले इस नई सोच और विश्वास के साथ चलें। जिस इंसान में अच्छे विचार एवं अच्छे संस्कारों की पकड़ होती है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 142। 28 सितंबर दिन था सोमवार, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। ये कार्यक्रम मैंने प्रसारित किया था आपके लिए चेन्नई से। अब मैं कल आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत होता हूं, एक नए विचार के साथ, नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ और एक नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं शब खैर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय।